So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Comprehensive Schooling System. Where today is your day 6 of NDA NA classes. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने हेरिडिटी के बारे में डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ जेनेटिक्स. हमने डिफरेंट ट्रेड्स के बारे में बात की, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात की, फिर हमने बात की एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन की बात की, फिर वी डिस्कस्ड अबाउट कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, फिर हमने बात की जीनोटाइप फिनोटाइप्स के बारे में एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी डिस्कस किया हमने, राइट. हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है बेटा, इसमें आप लोगों को एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस. अगर हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ये देखिए तो ये इसमें से 3 टॉल हैं और 1 शॉर्ट है ना. अब ये 3 टॉल जो है बच्चे, इसमें अगर आप देखो तो ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. अब ये तीनों की वजह से जो है ये टॉल आता है, लेकिन ये तो जीनोटाइप है. अब हमें पता लगाना हो मॉर्फोलॉजिकली फिनोटाइप, अगर पता लगाना है कि ये डोमिनेंस होमोजाइगस डोमिनेंट की वजह से है या फिर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से टॉल है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए बच्चे हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं. So what is test cross? A monohybrid test cross is used to determine if an individual with the dominant phenotype is homozygous dominant or heterozygous for a particular trait. So individual with recessive phenotype always have the homozygous recessive genotype. तो क्या किया जाता है, मान लीजिए ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है और इनका जब क्रॉस हुआ तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना, है ना. तो अब क्या करेंगे, दिस इज पेरेंट एंड दिस वन इज द F1 जनरेशन. अब हमने क्या करना है, इस F1 जनरेशन का क्रॉस करा देना है किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस. इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. ठीक है बच्चे. सो यहाँ पे हाउएवर इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट फिनोटाइप हैव इंटरमीडिएट जीनोटाइप, इट मे बी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, देखिए यहाँ पर पेरेंट्स दिया गया है. यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि आपका जो हेट्रोजाइगस जो F1 जनरेशन जो था, है ना, उसका क्रॉस हमने करा दिया किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ. ठीक है, तो यहां देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:1 का रेशो आ जाएगा. तो ये हमें बताता है कि जो कंडीशन है, जो टॉलनेस है, जो डोमिनेंस है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से है या होमोजाइगस कंडीशन की वजह से. ठीक है, अगर इसी को अगर आप एज अ पेरेंट में अगर आप डोमिनेंट के साथ अगर आप क्रॉस कराओ रिसेसिव का, तो नॉर्मल हो रहा है. देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ऑफस्प्रिंग जो ऑल टॉल प्लांट्स, राइट. तो यहाँ पे एलील की क्या है, कैपिटल टी इज द टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी इज द शॉर्ट प्लांट. सो दिस वन इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस. ठीक है, याद रखेंगे F1 जनरेशन का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना. ठीक. अब नेचर में बेटा हमेशा मेंडल्स लॉ जो है फॉलो नहीं करता है ना. सो देयर आर सर्टेन एक्सटिंक्शंस टू मेंडल्स ओरिजिनल प्रिंसिपल्स और वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ. ठीक है, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, प्लियोट्रॉपिज्म, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन, लिंकेज एंड सेक्स लिंकेज की हम बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात आ जाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. हमने क्या पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जब क्रॉस होगा तो वहाँ पे जो कंडीशन आएगी, जो F1 जनरेशन जो आएगा, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, उसमें एक जीन जो है वो एक्सप्रेस करता है डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा, है ना. तो यहाँ पे लेकिन क्या होता है, एग्जिबिटेड व्हेन हेट्रोजाइगोट हैज एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप बिटवीन दैट ऑफ द ईदर होमोजाइगोट. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं R1 और R2 है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग का जो कंडीशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वजह से क्या होना चाहिए था, अगर ये रेड का क्रॉस वाइट के साथ है
तो ये जब आएगा तो ये सारे के सारे रेड होने चाहिए थे मेंडल्स लॉ के अनुसार। लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहे हैं बच्चे, जब हम रेड का क्रॉस वाइट के साथ करा रहे हैं तो एक नया आ रहा है दैट इज पिंक कलर, है ना। तो ये इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे कोई भी अपने आप को डोमिनेट नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे डोमिनेशन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फॉलो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए यहाँ पर R1 और R2 का R1 R2 स्पर्म का एग के साथ जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आ गई होमोजाइगस, दो कंडीशन आ गई हेट्रोजाइगस और एक कंडीशन आ गई होमोजाइगस रिसेसिव की। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो क्या आ रहा है, एक रेड दो पिंक एक वाइट। और जीनोटिपिक रेशो क्या आएगा, ये भी 1:2:1 का रेशो है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक इज ऑल्सो 1:2:1 एंड जीनोटिपिक इज ऑल्सो 1:2:1। मोनोहाइब्रिड मेंडल लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से फिनोटिपिक होना चाहिए था 3:1 और जीनोटिपिक होना चाहिए था 1:2:1। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये डेविएट हो रहा है। फिनोटिपिक 3:1 ना होके क्या आ रहा है 1:2:1 का रेशो आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। So it is a form of gene interaction in which both alleles of a gene at a locus are partially expressed, दोनों partially express होते हैं, often resulting in an intermediate or different phenotype, also called as partial dominance। किसमें, स्नैपड्रैगन के अंदर शो किया था सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे देखिए रेड फ्लावर का वाइट फ्लावर के साथ जब क्रॉस कराया गया तो मिलना रेड चाहिए था, लेकिन क्या मिल रहा है, पिंक फ्लावर मिल रहा है। और जब इस पिंक फ्लावर का पिंक फ्लावर के साथ सेल्फिंग कराई जाएगी तो एक रेड आ जाएगा, दो पिंक आ जाएगा और एक वाइट आ जाएगा। तो फिनोटिपिक रेशो इज 1:2:1 एंड जीनोटिपिक भी क्या है 1:2:1 है। सो दैट इज अ डेविएशन फ्रॉम 1:3:1 के रेशो से, है ना। फिनोटिपिक रेशो ये ना हो के क्या आ रहा है 1:2:1 का रेशो आ रहा है। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल इसका सिकल सेल जो डिजीज है वो भी इसका एग्जाम्पल है ना। फिर हम बात करते हैं प्लियोट्रोपिज्म की। प्लियोट्रोपिज्म में क्या, अ जीन दैट अफेक्ट्स मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। जब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को वो क्या करे, अफेक्ट करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हेन अ सिंगल जीन लोकस अफेक्ट्स मोर देन वन ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल लैब्राडोर का एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें एक जीन लोकस है जो कि कंट्रोल करता है कि कितना डार्क होना चाहिए पिगमेंट हेयर का, है ना। लेकिन ये इसके साथ साथ क्या कर रहा है, नोज के कलर को भी इफेक्ट कर रहा है। देखो नोज का कलर भी जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा डार्क हो जाएगा। लिप्स को भी कंट्रोल कर रहा है, आई रिम्स को भी कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक कैरेक्टर के साथ साथ बाकी कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर रहा है ना। सो सिंगल जीन लोकस अफेक्ट्स मोर देन वन ट्रेट। दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपिज्म, राइट। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट क्या है, ट्रेट कंट्रोल बाय 2 और मोर जीन। जब कोई एक ट्रेट एक जीन से ज्यादा, देखो प्लियोट्रोपिज्म में क्या है, एक जीन मल्टीपल इफेक्ट शो कर रहा है ना, एक जीन। और यहां पे क्या हो रहा है, प्लियोट्रोपिज्म में मल्टीपल जीन मिलके एक ट्रेट शो कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट, आई एंड स्किन कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर स्किन कलर की बात करें तो 3 तरह के जीन जो है स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो जितना ज़्यादा ये कैपिटल डोमिनेंट में प्रेजेंट होगा उतना डार्क कलर होगा, है ना। और इस तरीके से जो है बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ये डिफरेंट ट्रेट्स हैं, तो एक कंट्रोल जो है, आई का कलर जो है सिर्फ एक जीन कंट्रोल नहीं करता है, बहुत सारे जीन मिलके जो हैं, एक से ज़्यादा जीन मिलके जो हैं इस ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट। फिर कोडोमिनेंस की बात आती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था, दोनों ही जीन अपने आप को कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, दोनों डोमिनेट हो जाएंगे। Type of dominant where the offspring shows similarity to both the parents and it is due to the blending of the alleles। यहाँ पे alleles क्या हो रहे हैं, blend हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रेड है, यहाँ वाइट है, तो यहाँ पे देखिए रेड और वाइट आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे, है ना, जिसमें दोनों ही कलर के जो पेटल्स हैं वो शो हो रहे हैं।
यहाँ पे पिंक कलर नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे कैसा शो हो रहा है, वाइट एंड रेड दोनों ही पेटल्स हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस. द ऑफस्प्रिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है हमारा, इसका बेस्ट एग्जांपल है. मल्टीपल एलिलिज्म भी कहते हैं हम इसको. तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है बच्चे एबीओ, उसके लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, IA, IB और नल. ठीक है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है किसके ऊपर, इसके ऊपर. ठीक है, स्मॉल आई के ऊपर. तो अगर जब इसका कॉम्बिनेशन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे जब दोनों ही जीन प्रेजेंट है तो होना क्या चाहिए था, कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था, लेकिन ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज शोइंग कोडोमिनेंस. ये कोडोमिनेंस है कि कोई भी जीन पार्शली या अपने आप को कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है दूसरे के ऊपर, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना. तो कोई भी यहाँ पे रिसेसिव नहीं है, दे बोथ आर इक्वली एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. सो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स हो रहा है, देखिए ब्लेंड हो गया है यहाँ पे, है ना. इसी को हम मल्टीपल एलील ट्रेट भी कहते हैं, ABABNO. तो A हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा जीनोटाइप कंट्रोल करेगा, कैपिटल AA है और या AI है ना, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेटिंग है. ये देखो B इसके ऊपर डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पे डोमिनेंस शो हो रहा है, यहाँ पे जो है इस जगह पे को डोमिनेंस शो हो रहा है. दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. और जो स्मॉल आई जो है ये कुछ एक्सप्रेस करता ही नहीं है, नल है ना. सो मोर देन वन एलील इज फुली एक्सप्रेस्ड. दिस इज कोडोमिनेंस, या फिर एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिक ट्रेट का. तो ये एग्जाम्पल दिया गया है ना. यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट ट्रेट्स शो कर रहे हैं, राइट. फिर बच्चे इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले करता है. ठीक है, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि जीन अपना रोल प्ले करेगा. मान लीजिए कि कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जांपल आर्कटिक फॉक्स के अंदर कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है जो इसके फर कलर को एक्सप्रेस करा रहा है ना. लेकिन इन्वायरमेंट अगर अलग है तो विंटर में इसका फर कलर अलग तरीके का है और समर में है तो इसका फर कलर अलग तरीके का है ना. द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन विच जीन इट हैज जीनोटाइप बट ऑल्सो ऑन द इन्वायरमेंट अंडर विच इट डेवलप्स. तो किस इन्वायरमेंट में वो डेवलप कर रहा है वो भी डिपेंड करेगा, है ना. So although scientists agree that phenotype depends on a complex interaction between genotype and environment, there is a lot of debate and controversy about the relative importance of these two factors, particularly for complex human trait. तो सिर्फ जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बच्चे, इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जीन एक्सप्रेशन के लिए, है ना. यहाँ पे देखिए दोनों में ही अलग अलग फर कलर आ रहा है बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, राइट. फिर हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की. अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, जो कि हमें बताता है कि मेंडल्स का लॉ इज नॉट यूनिवर्सल. बहुत सारा नेचर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेविएट होती हैं मेंडल्स लॉ से, है ना, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस. फिर हम फर्दर जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन की. क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन? It is the establishment of sex in an organism or progeny through differential development is called as a sex determination. ये डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है ना. तो सेक्स डिटरमाइन करना कि आगे चल के मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगी, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ह्यूमन के केस में XY टाइप का होता है. ह्यूमन के केस में मेल इज व्हाट, XY हेट्रोगैमेटिक होते हैं, फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक है, X और X है. तो यहाँ पे देखिए X और Y जो है फादर का जब सेग्रीगेशन होगा, सेकंड लॉ काम करेगा मेंडल का, तो ये देखिए X और Y अलग अलग हो गया, यहाँ पे XX अलग हो गया. अब ये X जो है इस X के साथ बाइंड कर सकता है ना, या ये Y जो है इस X के साथ बाइंड कर सकता है. तो अगर X के साथ बाइंड करेगा तो गर्ल फॉर्म होगी, और X अगर Y के साथ फॉर्म कर रहा है तो बॉय फॉर्म होगा. तो यहाँ पे जो फादर है मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, है ना. अक्सर क्या कहा जाता है, फीमेल को बोला जाता है कि उनकी वजह से फीमेल पैदा हुई है ना. बट हेयर इन ह्यूमन मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द जेंडर ऑफ द प्रोजेनी, राइट. सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. तो इस तरीके से देखिए मैमल्स के अंदर जो है XY सिस्टम है, X0 सिस्टम होता है सर्टेन इंसेक्ट के अंदर, ग्रास हॉपर के अंदर.
ग्रास हॉपर के अंदर कैसा है, X0 है। बर्ड में उल्टा होता है, ZW होता है। यहाँ पे जो मेल होगा वो बच्चे होमोगैमेटिक होता है और जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेटिक होता है ना। तो फीमेल डिसाइड करती है कि चाइल्ड कैसा होगा। ह्यूमन में मेल का क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि मेल होगा या फीमेल पैदा होगी। बर्ड के केस में फीमेल डिसाइड करती है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें हनी बी के अंदर, तो हनी बी के अंदर हैप्लोडिप्लॉइड कंडीशन होती है। हैप्लॉइड जो होता है वो ड्रोन होता है, मेल होता है, पार्थेनोजेनेसिस से फॉर्म होगा, है ना। यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, राइट। अब बहुत यूनिक फीचर है इसके अंदर, और ये जब फीचर करेगा तो डिप्लॉइड जो है, जो फीमेल फॉर्म होगी तो ये स्टेराइल हो जाती है। तो हनी बी के अंदर हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक है बेटा। दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड द अदर ऑर्गेनिज्म। ये सिस्टम्स याद रखेंगे अलग अलग। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जीन्स के बेसिस पे भी जो है डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। क्या है म्यूटेशन? म्यूटेशन किसी भी तरीके का होता है, जेनेटिक मटेरियल में कोई सा भी चेंज आया, दैट इज म्यूटेशन। अब इसके लिए कॉज कौन कौन है? रेडिएशन हो सकता है, एक्सरे, सन एक्सपोजर, यूवी लाइट से कहते हैं ना, यूवी लाइट जो है वो म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है ना। कुछ केमिकल्स होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस कंटेन करते हैं, वो भी म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है। आप लोगों ने मियोसिस पढ़ा, मियोसिस में अगर सही तरीके से सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, अलग अलग नहीं हुआ, रिकम्बिनेशन सही से नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी म्यूटेशन हो जाता है, और एट रैंडम भी हो सकता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। तो म्यूटेशन जो है, यू कैन पास ऑन द म्यूटेशन टू योर ऑफस्प्रिंग ओनली इफ द म्यूटेशन इज इन योर सेक्स सेल्स। अगर सिर्फ सेक्स सेल्स के अंदर है तो वही पास ऑन होगा पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग के अंदर, है ना। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है ना। टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो दो तरह के टाइप्स हैं म्यूटेशन के। एक है जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही मिसिंग हो, या देयर आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, या कोई एक्स्ट्रा आ जाए। दिस इज कॉज्ड बाय डिसजंक्शन विच हैपेंड ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन क्रोमोसोम डिड नॉट सेग्रीगेट और सेपरेट। क्रोमोसोम्स को सेपरेट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये क्या क्या डिजीज कॉज कर रहा है? ट्राइसोमी 13वें नंबर का जो क्रोमोसोम है वो ट्रिपल हो जाए, 2 होने चाहिए, 2 पेयर होने चाहिए ना, वो 3 हो जाता है। ट्राइसोमी 21वें नंबर पे टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये कुछ सिंड्रोम्स हैं, है ना। या फिर सेक्शन ऑफ, या फिर क्रोमोसोम का कोई एक सेक्शन है उसमें कोई चेंज हो जाए, जैसे सब्सटीट्यूशन में देखिए यहाँ पे ये एक सीक्वेंस जा रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, ATC के बीच में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, ATC की जगह पे क्या कर दिया, दूसरा कोई चेंज कर दिया, C की जगह पे G सब्सटीट्यूट कर दिया, सब्सटीट्यूटिंग का बेस आ गया। डिलीशन में क्या आ रहा है, यहाँ से T डिलीट कर दो, देखो यहाँ से T डिलीट हो चुका है। एडिशन में क्या हो जाता है, कभी कोई ऐड कर दिया, मान लो यहाँ पे हमने C ऐड कर दिया है, यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, G ऐड कर दिया, राइट। तो ये एडिशन है। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्ट कर दिया, देखो CAG है तो इसको हमने GAC हो गया, ये इन्वर्जन टाइप है। ये देखिए टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। डिप्लीकेशन में क्या हो रहा है, यही चीज़ देखो डबल हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है ना बेटा। इंसर्शन में क्या कर दिया हमने, कोई इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे देखो एक इंसर्शन आ गया है। ट्रांसलोकेशन में यहाँ का इसको ट्रांसलोकेट करके इसको कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट कर दिया। तो ये सब बच्चे, देयर आर सर्टेन टाइप्स जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है और ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस करा सकता है ना। तो आउटकम क्या है म्यूटेशन का, नेगेटिव इम्पैक्ट, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस लीड टू द रॉन्ग प्रोटीन प्रोड्यूस, डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है अगर नेगेटिवली है तो। बहुत सारे जंक डीएनए होते हैं, किसी चीज़ को कोड नहीं करता तो नो इफेक्ट आएगा। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा कि कभी कभी यही जो है कैरेक्टरिस्टिक ये इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। जो नए चेंजेस आते हैं तो नया चेंज भी सही है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने क्या बात करनी है, नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करनी है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो क्यों रहा है, हाउ डू दे अकर, समटाइम्स क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट करेक्टली ड्यूरिंग मियोसिस, नॉन डिंजक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2n 4n n जो है 2 है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे जो है इक्वल अमाउंट में n होना चाहिए था। आफ्टर मियोसिस यही होना चाहिए ना बेटा, यहाँ पे ये n और n हो जाता है, तो इससे जो डिवाइड होगा तो सब में n होना चाहिए। यहाँ पे देखो n+1 हो रहा है, यहाँ पे n+ होना है, यहाँ पे n-1 हो रहा है, यहाँ पे n- हो रहा है। तो ये नॉन डिंजंक्शन है, सेपरेशन सही से नहीं हो रहा है ना। सो दीज ऑल कॉजेज दी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कैरियोटाइपिंग क्या है, हम किसी भी चीज़ को देखो, ये हमारे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं,
है ना, 44 प्लस XY मेल एंड 44, यहाँ पे मैंने इंटू कर दिया, इसको क्या करना है, प्लस करना है, तो 44 प्लस XY और 44 प्लस X और X, ये मेल है ये फीमेल है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो सबकी पेयरिंग हो रखी है इस तरीके से। तो पिक्चर ऑफ ऑल द क्रोमोसोम इन द सेल, हमारे जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल के अंदर, उसको पिक्टोरियल करके उसको अरेंज कर देना, किसमें, पेयर्स में, सब पेयर्स में हो रखे हैं, देखो हो रखे हैं नहीं। तो टोटल 23 प्लस 1, तो 22 प्लस 1 क्रोमोसोम जो हो रहा है, तो कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर हो जाते हैं। अब इसमें मान लो कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में मान लो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, अगर यहाँ पे 1 क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ जाए तो ट्राइसोमी हो जाएगा, 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो ये एक डिसऑर्डर क्रिएट कर देगा, है ना। इट कैन रिवील वेदर अ पर्सन हैज द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नॉट, ठीक है। तो इसी कैरियोटाइपिंग के बेसिस पे बच्चे देखिए 21st क्रोमोसोम पे अगर ट्राइसोमी हो जाए, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 21st पे यहाँ पे देखिए 2 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, 3 हो गए हैं, ये तो ट्राइसोमी हो गई है, एक्स्ट्रा कॉपी हो गया है। तो ये क्या करता है, डाउन सिंड्रोम कर देता है। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, हार्ट एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, स्मॉल स्कल हो जाएगा, एक्स्ट्रा फोल्ड्स ऑफ स्किन अंडर द आई, ये देखिए, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग हो जाएगा, फ्लैटेंड नोज ब्रिज हो जाएगा, इस तरीके से देखिए हैंड्स में जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम है ये। पटाउ सिंड्रोम जो है 13 क्रोमोसोम पे, ये देखो 13 क्रोमोसोम जो है ट्राइसोमी हो गई है, 3 क्रोमोसोम हो गए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया है, तो मेंटल रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना। स्मॉल आई दैट में एग्जिबिट अ स्प्लिट इन दी आइरिस, आइरिस में स्प्लिटिंग होने लग जाती है, मसल टोन वीक हो जाता है ना। ओपनिंग इन द फुट ऑफ द माउथ, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप, देखिए यहाँ पे देखिए क्लेफ्ट लिप, कट लग जाता है, राइट। तो ज़्यादातर ये बच्चे क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है ये, है ना, बहुत कम होता है, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज होने लग जाती है, ठीक है। फिर टर्नर सिंड्रोम में देखिए, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होना क्या चाहिए था, फीमेल्स में 2 एक्स होने चाहिए थे, यहाँ पे 1 एक्स क्या हो जाता है, हट जाता है, तो एक ही सिंगल एक्स प्रेजेंट होगा। तो फीमेल के अंदर क्या होंगे, अंडर डेवलप्ड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो फीमेल के अंदर कैसा मेल का कैरेक्टर्स आने लग जाता है, राइट। ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, मेल के कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम, राइट। तो 44 प्लस जो है प्लस एक्स नॉट, एक ही एक्स प्रेजेंट होता है, दूसरा एक्स डिलीट हो जाता है, ठीक है। दिस इज टर्नर सिंड्रोम। क्लाइंट फिल्टर में देखो तो क्लाइंट फिल्टर के अंदर देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम लग गया है, तो एक्स एक्स वाई हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अब इसकी वजह से क्या होगा, मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, देखिए पीनस का फॉर्मेशन नहीं होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, गाइनिकोमेस्टिया हो जाएगा, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, राइट। तो मेल्स के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो 44 प्लस एक्स वाई के साथ साथ एक एक्स और आ जाता है, तो ये 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं इसके अंदर, इसमें 45 हो जाता है, ठीक है बेटा। दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या कैन ऑल्सो बी कॉज बाय रिसेसिव डिफेक्टिव एलील्स, क्रोमोसोमल एब्रीविएशंस की वजह से हो सकता है। ईच पेरेंट कैरीज वन रिसेसिव एलील, ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट द डिफेक्टिव एलील फ्रॉम बोथ पेरेंट्स एंड गेट द डिजीज। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप जो है सी शेप का हो जाता है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, क्लम्प टुगेदर आरबीसी जो होंगे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा होता है ये। टायर्डनेस इज ऑफन अ सिम्टम। किस तरीके का ट्रेट है, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब आपको ये नहीं जानने की जरूरत है कि ऑटोजोमल रिसेसिव क्या होता है ना, ये डिटेल, बिकॉज यू आर एनडीए के स्टूडेंट्स हैं आप, तो वहाँ पे इसको डिटेल में नहीं जानना है आपको, बस इतना समझ के रखना है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 जो 6th नंबर का जो अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन लग जाता है, ठीक है, 6th अमीनो एसिड जो है, तो उसकी वजह से जो बाइकनकेव शेप है वो कैसा हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है, लाइक दिस सी शेप्ड का, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है बेटा। दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, मोनोजेनिक है ये।
डिलीशन ऑफ ओनली 3 बेसेस ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7 पे 3 बेस डिलीट हो जाते हैं, है ना। लंग्स भर जाता है फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड में लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, पोटेंशियल रेस्पिरेटरी फेलियर्स हो जाते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प दिक्कत आ जाने लगती है। रिसेसिव जेनेटिक ट्रेट है ये, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है। लैक एन एंजाइम्स और म्यूकस बिल्डअप स्पेशली, है ना। ट्रीटेड विद ड्रग्स एंड पाउंडिंग ऑन द बैक्स, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये। टे सेक डिजीज, मोनोजेनिक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिग्रेड कर देता है, जिससे कि धीरे धीरे डेथ हो जाती है। मोस्ट कॉमन एमंग पीपल ऑफ जूइश एंड ईस्टर्न यूरोप डिसेंट्स में सबसे ज़्यादा होते हैं ये कंडीशन, इस तरह की आने लग जाती है। टे सेक डिजीज है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, जिसमें मसल जो होती है बॉडी की वो वीक हो जाता है और स्लोली जो है धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देता है, प्रोटीन कम हो जाता है वहाँ का। कैन बी पास्ड ऑन बाय वन और बोथ पेरेंट्स डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द एमडी, देयरफॉर इज ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो यहाँ पर ये कैसा है बच्चे, ये देखो इस तरह के, तो मसल वीक होने लग जाते हैं, दिस इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हंटिंगटन डिजीज क्या है, इनहेरिटेड है, डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन डिजेनरेट होने लग जाता है, विच रिजल्ट्स इन एन इवेंचुअल लॉस ऑफ बोथ द मेंटल एंड फिजिकल कंट्रोल। अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। दिस डिजीज ऑल्सो नोन एज हंटिंगटन कोरिया। कोरिया मीन्स डांस लाइक मूवमेंट्स एंड रेफर्स टू द अनकंट्रोल्ड मोशंस ऑफन एसोसिएटेड विद द डिजीज। अपने उस पर कंट्रोल ही नहीं रहता है ना, प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा बॉडी के ऊपर, राइट। तो ये कुछ फीचर्स हैं। कौन है रिस्पॉन्सिबल, डिस्कवर दैट एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द हंटिंगटन डिजीज जीन विच कंटेन ए elongated stretch of amino acid called as glutamines bind more tightly to HAP1 than the normal protein does। तो ये कुछ रीजन है कि क्यों हो रहा है ना। फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया है, PKU बोलते हैं इसको। जो पर्सन होता है वो दैट कैन नॉट कंज्यूम एनी प्रोडक्ट दैट कंटेन एस्पार्टेम, किसी भी फूड में जिसमें एस्पार्टेम होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया उसको नहीं इंजेस्ट कर सकता है। क्यों? इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट रिजल्ट व्हेन द PKU जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, caused by deficiency of an enzyme which is necessary for proper metabolism of an enzyme called as phenylalanine। phenylalanine डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होता है। किस तरीके का डिजीज है, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है ये। It is an essential amino acid and is found in nearly all food which contain protein, dairy products, nuts, beans, tofu, etc. Low protein diet must be followed, लेना चाहिए। Brain damage can result if the diet is not followed, causing mental retardation and mousy body odor। Phenyl acetic acid बनने लग जाता है स्वेट के अंदर, ठीक है बेटा, दिस इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। देन देयर इज अ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड है ये, इट इज एक्स लिंक्ड। प्रेजेंट एंड बर्थ, डिस्टिंग्विश करना जो पर्सन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कलर के बीच में, है ना। नो क्योर, कोई क्योर ही नहीं है। इस तरह से टेस्ट लिया जाता है, इस तरीके से दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ कौन कौन से कलर्स हैं, क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो कम्बिनेशन ऑफ कलर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ये इस तरीके से टेस्ट लिया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर के बारे में पता नहीं होता। कोन्स हमारे बॉडी आइज़ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड जो है वो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कोन जो है वो 3 तरह के कलर बताता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो इसमें अगर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाया तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, राइट। सो दीज आर द सर्टेन डिजीजेज बच्चे, ये हम लोगों ने कुछ डिसऑर्डर्स डिस्कस किया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ। हमने डिस्कस किया कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और एज वेल एज हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे बच्चे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखिए एनडीए 2006 में क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटी डिजीज। हेरिडिटी डिजीज कौन सा है, तो हीमोफीलिया, अभी डिस्कस किया हमने, है ना बेटा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज द राइट आंसर। फिर अभी क्वेश्चन देखिए, एनडीए 2007 में क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये भी है जेनेटिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, ज़िरप्थैलेमिया जो है बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो ऑप्शन डी इट इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्रेटिनिज्म इज अ ह्यूमन डिसऑर्डर विच इज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ। तो क्रेटिनिज्म बच्चे किस वजह से होता है? थायराइड में अगर प्रॉब्लम होने लग जाए, थायरोक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो ऑप्शन नंबर डी, इट इज द राइट आंसर। तो ये बच्चे कुछ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस किया, और आई होप कि बेटा आप लोगों को इसके पास जो जेनेटिक्स है, जो हेरिडिटी है, वेरिएशन है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।